अस्सलाम जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, हमने अपनी लास्ट क्लास में कोई 7 केसेस कवर किए थे और उन 7 केसेस को कवर करने के बाद हमने एक पास पेपर किया था। आज सर कुछ और केसेस कर लेते हैं और उन केसेस के बाद हम ये कर लेते हैं कि जो बकाया के पास पेपर हैं वो भी देख लेते हैं। आए जी, केस नंबर 8 आपके सामने है, सेट ऑफ डिसमिसल। अच्छा भाई, क्लाइंट आपके पास आया, वो आपको कह ये रहा है कि भाई अगर तुमने मेरी जजमेंट को नहीं माना या जो मैं कह रहा हूँ वो तुमने नहीं किया तो अगले साल आप ऑडिटर नहीं होगे। अच्छा, वो सिंपल ज़बान में ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर तुम्हें कोई मिस स्टेटमेंट दिखी है तो उसको पी जाओ, तुम्हें आगे ऑडिट रिपोर्ट में उसको कम्युनिकेट करने की कोई भी नीड नहीं है। वो सिंपल सिंपल आपको धमका रहा है। तो सर आपको याद होगा कि अगर सामने से मुझे धमकी मिल रही है तो सामने से जो धमकी मिलती है उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटिमिडेशन। तो सर क्या ये एक थ्रेट है जिसको मैं कहता हूँ इंटिमिडेशन थ्रेट? तो क्या ये मेरी ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर करेगा? सर अगर ये मेरी ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर करेगा तो ये सीधी सीधी बात है कि भाई मैं बायस हो जाऊंगा, मैं मेरे पास एक सामने वाले का अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा जो मुझे ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करने देगा। देखते हैं फिर ये इसी केस में क्या कहता है। वो कहता है ये थ्रेट क्या है भाई? सर थ्रेट ये है कि इंटिमिडेशन थ्रेट है आपके पास। सिग्निफिकेंस किस चीज़ पे मैटर करेगी, यानी ये थ्रेट सिग्निफिकेंट कब होगा? विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें कोई धमकी दे रहा है तो क्या वो तुम्हें धमकी ये देगा कि तेरे को मैं कान खींच के चमाट मार दूंगा, बस ये होगा? नहीं भाई, ये धमकी ऐसी है कि जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को क्या कर देगी, इम्पेयर कर देगी। तो इसके लिए सर सेफगार्ड ये हैं कि आप उनके जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है आप उनसे कम्युनिकेट करें। आप उनको बोलें कि भाई वो ये हरकत कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर वो नहीं मानते तो सिंपल आपके पास एक हल है कि आप इस एंगेजमेंट से क्या कर जाएं सर, विदड्रॉ कर जाएं। ये तो हो गया सर हमारा 8 केस। चलें जी, अगले केस पे चलते हैं। अगला केस है हमारा केस 9। केस 9 ये कहता है कि भाई एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिलेटिव होल्ड शेयर्स इन क्लाइंट। अच्छा भाई, आपको याद आ रहा होगा ऐसा कोई सीन जो है वो कंपनी लॉ में भी है। आपको याद होगा कि अगर पार्टनर या उसकी वाइफ ने क्लाइंट में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, याद आ रहा है जी? तो आपको करना ये होता है कि आपने वो जो स्टेक है वो डिस्पोज ऑफ कर देना होता है लॉ के हिसाब से। कितने दिनों में? सर 90 डेज के टाइम होता है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब समझने की बात यह है कि भाई थ्रेड क्या आता है सर? थ्रेड सिंपल सी बात है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड आएगा। रीज़न बीइंग कि भाई अगर मुझे पता है मैंने कोई गलती या एरर निकाला तो आपके सामने की बात है, अगर आप गलती निकालेंगे तो उसका ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो मेरी जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो जाएगी और मार्केट में ये न्यूज़ जाएगी कि ये जो कंपनी है ये बुरा परफॉर्म कर गई है, जिसकी वजह से एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट होगी और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से उस शेयर्स की डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो शेयर की प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपका अपना नुकसान हो जाएगा। तो क्या आप अपने पर्सनल मफाद के लिए, अपने लॉस के लिए, अपने लॉस को बचाने के लिए क्या आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर नहीं कर देंगे? यस सर, आप ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर कर देंगे और ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे। यू विल नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी सी बात है तो आप एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई नहीं करेंगे। तो वो कहता ये है कि इस थ्रेड की सिग्निफिकेंस किस चीज़ पे बेस करेगी। वो कहता ये है कि भाई पहले देख लो कि एंगेजमेंट टीम मेंबर कौन है। कहीं वो कोई जूनियर तो नहीं है? अगर देखो वो जूनियर है तो कोई मसला नहीं है ना, उसको निकाल के साइड में कर दो, दूसरे जूनियर को ले आओ। अच्छा जी, अगर रिलेटिव ऑफ अ मेंबर है जिसने शेयर्स परचेज किए हैं तो उसका नेचर देख लो कि वो किस तरीके का रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मेरे कज़न ने परचेज किए तो भाई मेरा क्या जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरी बेगम ने परचेज किए तो सीधी सी बात है मैं इसको बोलूँगा कि यार चल, तेरा पैसा मेरा पैसा एक ही बात है। तो ये डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप कैसा है, यानी जिस रिलेटिव ने आपके शेयर्स परचेज किए हुए हैं क्या वो रिलेटिव आपके साथ है या आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है या आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है ये देखते हुए कि क्या एक थ्रेड सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अच्छा जी, और मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांजैक्शन, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ एक शेयर खरीदा हुआ तुमने, तो एक शेयर क्या औकात रखता है यार, एक शेयर क्या औकात रखता है? तो फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर है 80 रुपये का, उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 85 हो जाएगी, तो तुम्हारी ज़ात पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एंगेजमेंट टीम मेंबर ने या उसके रिलेटिव ने क्लाइंट में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो उस थ्रेड की सिग्निफिकेंस कुछ चीज़ों पे मैटर करेगी, बेस करेगी। और वो चीज़ें क्या होंगी सर? आपका रिलेशनशिप, अगर आपके रिलेटिव ने बाय किया हुआ है, या मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, या आप खुद किस पोजीशन में हैं अपनी फर्म में। क्लियर है जी? तो इसके लिए सेफ गार्ड्स हैं।
सेफगार्ड्स आते हैं कि भाई हमारा जो मेंबर है एंगेजमेंट टीम का वो नोटिफाई कर दे। अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम किसी ऑडिट एंगेजमेंट को इनिशिएट करते हैं या कोई क्लाइंट इनिशिएट करते हैं तो एक इंडिपेंडेंस फॉर्म भरवाया जाता है। इंडिपेंडेंस फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपका कोई रिलेटिव तो क्लाइंट पे नहीं है, आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप तो नहीं है क्लाइंट से, आपके कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है वहाँ पे, आपके कोई शेयर्स तो होल्ड नहीं हुए हुए। तो उसके ऊपर हर टीम मेंबर क्या करता है, साइन करता है। और उस साइन को मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंस फॉर्म का साइन होना। अगर फॉर एग्जांपल मैं उस फॉर्म पे साइन कर रहा हूँ और सब्सिक्वेंटली पता लग गया कि उसके शेयर्स है तो जाहिर सी बात है उस पर प्यूनिटिव एक्शन होता है। और हो सकता है कि उस बंदे को फर्म से या जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर्स हैं। तो समझने की बात यह है कि भाई जब वो हमारे पास इंडिपेंडेंस फॉर्म आएगा तो वो उसी में ही बता दे बंदा कि हाँ भाई मैंने शेयर्स क्या किए हुए, होल्ड किए हुए। आगे जी, फर्म विल रिक्वेस्ट हिम रिलेटेड टू डिस्पोज ऑफ द शेयर्स। या तो एक काम करें, अगर आपने खुद ओन किए हुए हैं तो आप उसको बेच दें शेयर्स को, या तो अगर आपकी वाइफ ने होल्ड किए हुए हैं तो आप प्लीज़ उसको कहते हैं बेचने पर। असल में ऐसा हो नहीं सकता कि वाइफ, तुम खुद तो बेच सकते हो वाइफ को बोल के, तो फिर जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी तबाह करने वाली बात है। तो इससे अच्छा ये है कि आप उस क्लाइंट से क्या होना हट जाना, मतलब ये समझाने के लिए कह रहा हूँ इधर। इफ़ शेयर्स आर डिस्पोज देन नो थ्रेट। अगर शेयर्स बेच दिए तो मेरे ख्याल से फिर कोई थ्रेट रहता नहीं है। अगर शेयर्स नहीं बेचे, अगर शेयर्स नहीं बेचे और वो कोई जूनियर मेंबर ऑफ टीम है, सही जी, तो आप सिंपल एक काम करें, उस टीम मेंबर को क्या करें जी, हटा दें। और अगर पार्टनर है तो आप फिर पार्टनर को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इसके बाद फिर वो कहता है ये कि चलो फॉर एग्जांपल कि उसने कुछ काम कर लिया था और बाद में पता लगा, तो फिर आप करिएगा ये कि भाई उसका वर्क जो उसका काम है वो एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवा देना, ताकि ये सारे मसले हल हो जाएं। अगर कहीं बायसनेस हो तो वो सामने सामने हमारे आ जाए। अच्छा जी, कुल मिला के अब तक दो केसेस की है, सही है जी। इससे पहले जो केस किया आपने वो किया थ्रेट ऑफ डिसमिसल, यानी आपको धमकी दी जा रही है कि आपको निकाल दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि भाई एंगेजमेंट टीम मेंबर होल्ड करता है शेयर्स क्लाइंट में। अच्छा सर, पिछले केसेस की तरह तशरीह कर दें कि पिछले केसेस में हमने क्या क्या किया था, क्योंकि सर हमने रिवाइज तो किया नहीं होगा, ये शर्फ हासिल नहीं हुआ होगा हमें। तो एक एक करके बता देता हूँ। पिछले जो मोटे मोटे केसेस थे उसको डिस्कस करता हूँ। इससे पहले जो मैंने केसेस डिस्कस किए हैं उसके अंदर ये था कि अगर हमारी फीस पिछले ऑडिटर से कम है तो सीधी सी बात है मैं क्वालिटी को क्या करूँगा, कम करूँगा। क्वालिटी को कम करूँगा तो अपनी जजमेंट को क्या करूँगा, सेक्रीफाइस करूँगा। मैं प्रोफेशनली काम नहीं करूँगा। तो क्या ये मेरा अपना सेल्फ इंटरेस्ट सेट आ जाएगा, सर डेफिनेटली यस। फिर दूसरी चीज़, वहाँ का बंदा यहाँ पे जॉब पे आ जाए, यहाँ का बंदा वहाँ पे जॉब पे चला जाए। हमने ये केसेस देखे थे। तो सर ये केसेस के अंदर ही तो हमने ये सीखा था कि भाई अगर यहाँ का बंदा वहाँ जा रहा है तो भाई फैमिलियरिटी थ्रेट होगा, सही है, इंटिमिडेशन थ्रेट होगा, वो धमकाएगा। वहाँ का बंदा यहाँ आएगा तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा, वहाँ पे लोगों से फैमिलियरिटी थ्रेट होगा, ये सारी चीज़ें। फिर हमने ये देखा था कि अगर हमारी एंगेजमेंट टीम मेंबर को सामने वाली कंपनी उसकी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर बनना चाहती है, जिसको जॉब ऑफर आई है, तो सीधी सी बात है उसको डर भी होगा कि मैं जॉब से हाथ से नहीं चली जाए, उसका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी होगा। तो दैट पर्सन विल बी टू इंक्लाइंड टू द ओपिनियन ऑफ द क्लाइंट। यानी वो, उसका झुकाव जो है किसकी तरफ ज़्यादा होगा, सर हमारी तरफ नहीं होगा, क्लाइंट की तरफ होगा। रीज़न बीइंग क्लाइंट उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको ज़्यादा पैसे दे रहा होगा और उसने उसको ऑफर की हुई है। तो ये सारे केसेस हमने लमसम केसेस में प्रीवियसली देखे हैं और आज हमने दो केसेस और देखे हैं। चलिए जी आगे लेके चलते हैं इसको। फिर सर केस नंबर 10, फीस ओवर ड्यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, समझने की बात है। सोचें, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी क्लाइंट का ऑडिटर हूँ, सही है, क्लाइंट का ऑडिटर होने के नाते सीन ये हुआ कि भाई मैं क्लाइंट कर रहा था और मुझे मेरी फीस नहीं मिली। आपको नहीं लगता कि आप इतना काम करके, आप देखो ये तो अलग बात है ना कि मैं कोर्ट में चला जाऊँ, मैं केस करूँ, तो उसकी कॉस्ट अलग है। तो समझने की बात यह है कि अगर क्लाइंट आपको फीस नहीं दे रहा तो आप अपने कैश फ्लो के इश्यूज को बचाने के लिए, आप अपने कैश फ्लो के इश्यूज को बचाने के लिए आप एक काम तो लाजमी करेंगे। आप एक काम लाजमी ये करेंगे कि भाई आप ये बोलेंगे कि यार अगर मुझे फीस नहीं मिली तो मैं लोगों को सैलरीज कैसे दूंगा, सही है जी, तो मेरे तो पैसे फंस गए। तो इस केस में आप मजबूर हो जाते हैं, आपका अपना मफाद आ जाता है कि आप सामने वाले क्लाइंट की बात मान लें। और क्लाइंट आपको पता है क्या बोलेगा, बोलेगा यार चल एक काम कर, ये चीज़ें हैं मैं तेरी फीस दे देता हूँ, खाली ये कर दे बस। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में बैक एंड पे एक चीज़ तो चल रही होगी ना कि यार इसकी बात मान लेता हूँ, मेरे पैसे तो मिले, वरना ये पैसे फंस जाएंगे, कौन जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाएगा। तो बात समझने की ये है कि अगर फीस ओवर ड्यू होती है ना भाई, तो फीस ओवर ड्यू होने का मतलब ये है कि भाई आपका अपना पर्सनल मफाद आ सकता है।
तो ये भी क्या क्रिएट करता है सर, ये भी क्रिएट करता है आपका सेल्फ इंटरेस्ट सेट, और दिस में ऑल्सो क्रिएट इंटिमिडेशन सेट, क्योंकि सामने वाला आपको बोलेगा जा नहीं दे रहा फीस। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक और चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पिछले साल कोई और ऑडिटर हो, पिछले साल कोई और ऑडिटर हो, और उसकी फीस भी अभी तक क्लियर नहीं हुई हो। तो मुझे एक बात बताओ, फिर तुम्हारा तब भी तो दिमाग में देखो ये केसेस हैं, तुम्हारा दिमाग जहां तक नहीं पहुंचेगा ना, तभी मैंने उसको क्या किया, ब्रेक किया हुआ है। अब एक और चीज़, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पिछले साल कोई और ऑडिटर हो और उस ऑडिटर की फीस भी क्लियर नहीं हुई हो। अच्छा, तो इससे मेरा क्या जा रहा है भाई, इससे तुम्हारा ये जा रहा है कि फिर तुम्हारे दिमाग में एक शक आएगा, प्लीज समझिएगा, तुम्हारे दिमाग में एक शक आ जाएगा कि यार अगर उसी को पैसे नहीं दिए तो मुझे भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस केस में कहा जाता है कि आप ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। देखते हैं जी, सेल्फ इंटरेस्ट सेट आएगा, सिग्निफिकेंस क्या है, लास्ट ईयर, देखो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं ये, कि कैसे पता लगेगा कि भाई ये सेट सिग्निफिकेंट है। बोल रहा है कि अगर लास्ट ईयर ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय अनदर फर्म और एन इट्स फीस इज ओवर ड्यू, यानी अदर फर्म ने इसका ऑडिट किया था, यानी लास्ट ईयर कोई और ऑडिटर था और उसकी फीस अब तक क्लियर नहीं हुई, या तो लास्ट ईयर ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय आवर फर्म एंड फीस इज ओवर ड्यू। दोनों केसेस में क्या करना है देखते हैं, सेफगार्ड्स। इफ लास्ट ईयर ऑडिट वाज डन बाय अनदर फर्म देन डू नॉट एक्सेप्ट द क्लाइंट। वो कहता है पहली फुर्सत में इसको एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि सीधी सी बात है तुम्हारे पैसे भी लग जाएंगे, क्योंकि जब उसकी फीस क्लियर नहीं की तो तुम्हारे कैसे क्लियर करेगा, ये प्रिज्यूम्ड अजम्पशन है ये। इसके बाद, इफ द लास्ट ईयर ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय आवर फर्म क्लाइंट कैन बी एक्सेप्टेड। अच्छा, फिर वो कह ये रहा है कि भाई अगर हमारे पास, समझिएगा, अगर लास्ट ईयर ऑडिट भी मैंने ही किया था तो लास्ट ईयर की फीस तो मेरी ओवर ड्यू है ही है, इस साल भी मैं कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है इस साल मैंने कंटिन्यूएशन तो करनी है, क्लाइंट कंटिन्यू करूंगा, पर समझने की बात यह है कि भाई फिर मेरा वापस से सेट आ जाएगा ना, कि यार जब उसने पिछले साल के पैसे नहीं दिए तो इस साल के भी पैसे। देखो पहले तो क्या कह रहा है वो, आपको ये याद होगा कि इंगेजमेंट लेटर हो जाता है और फिर हम याद करें कि रिकरिंग इंगेजमेंट्स में हम बार बार इंगेजमेंट लेटर साइन नहीं करते, पर प्रैक्टिकली हम कर रहे होते हैं। समझने की बात यह है कि भाई हमारा एक बिजनेस रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से फीस ऊपर नीचे होती है, बट ये तो क्योंकि जाहिर सी बात है कोड ऑफ एथिक्स है, तो ये तो यही कहेगा ना, ये तो सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कहेगा कि अगर आपकी फीस ओवर ड्यू है और वो क्लियर नहीं हुई, तो आपने सिंपल एक काम करना है कि भाई अगर पिछले साल कोई और ऑडिटर था तो आपको तो क्लाइंट ही एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि आपके अपने रिस्क आ जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि अगर लास्ट ईयर ऑडिटर आप थे, सही है जी, आप ही की फर्म थी, तो आप क्लाइंट एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लें, पर इसके अलावा एक्सेप्ट करने के बाद सुने क्या करना है, वो बोल रहा है आप जब तक ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करना, जब तक आपके पैसे मिल जाएं या सब्सटेंशियली पूरे पैसे मिल जाएं, यानी सब्सटेंशियली का मतलब ये है कि 90% 95% रिकवरी हो जाए। वो ये क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है, समझिएगा, वो इसलिए कह रहा है कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके पैसे नहीं मिले आपको, प्लीज समझना, देखो एक तो ये बात है ना, इसको तो समझते हैं गौर से, अगर ये कह रहा हूँ मैं, सामने वाला कह रहा है यार रिपोर्ट साइन कर दे पैसे दे दूंगा, तो फिर दिमाग में बैकएंड पे यह आता है कि रिपोर्ट मैंने उसके प्रेशर में आगे साइन की होगी कि मुझे पैसे चाहिए। अब वंस मुझे पैसे मिल गए, मेरे बैंक अकाउंट में आ गए, फिर मैं बोलूँगा अब तू आजा, अब तो मैं अपने हिसाब से रिपोर्ट साइन करूंगा, तब वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको ये बात याद आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल वो मुझे रिपोर्ट साइन करवा रहा है, सही समझिएगा, अगर वो मुझसे रिपोर्ट साइन करवा रहा है और रिपोर्ट साइन करवाने से पहले पैसे नहीं दे रहा, तो सीधी सी बात है मैं प्रेशर में आके कुछ भी साइन करूंगा। लॉजिकल सी बात है ना, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट आएगा। वो अलग बात है कि अगर आप ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से काम करेंगे, आप बोलेंगे जाओ नहीं करता, पर ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई नहीं करता ना, कि आपने पैसे जाने दे। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई पहले आप पैसे क्लियर करें और फिर ऑडिट रिपोर्ट साइन करें, अदरवाइज आप ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। इसके बाद देखिएगा, फिर आप करें ये कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताएं कि भाई ये जो आपने ये अपने रखे हुए ना बंदे, ये हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, अगर समझिएगा मेरी बात, आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से भी डिस्कस कर लिया, वो उसको बम्बू करेंगे, वो पैसे दे देंगे। और फिर एक काम लाजमी कीजिएगा, अपने काम को रिव्यू लाजमी करवाइएगा। हो सकता है रिपोर्ट साइन करने से जो आपको पहले पैसे मिले हैं उसमें भी कुछ इन्फ्लुएंस हो, तो इसलिए एक एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना काम क्या करवा लेना, रिव्यू करवा लेना, जिससे सेट आपका एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाएगा। क्लियर है जी? ओके सर, केस नंबर 11, सिग्निफिकेंट फीस फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट 15% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू। देखो एक क्लॉज लिखा हुआ है तुम्हारे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर कि अगर एक क्लाइंट से आने वाली फीस आपकी सिग्निफिकेंट है, तो आपको नहीं लगता पूरी फर्म में वो क्लाइंट आंखों का तारा होगा? वो क्या होगा जी, आंखों का तारा होगा। इसकी मतलब बेसिक एग्जांपल मैं ये दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, सही है जी, एक ग्रुप आता है ए लेवल्स का, या कोई भी बच्चे आते हैं ग्रुप में,
सही है, और 15-20 बच्चों का ग्रुप है, और हमें पता है कि भाई वो जो ग्रुप है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सकता है बाकी बच्चों के ऊपर। तो सीधी सी बात है भाई, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो ग्रुप यहाँ से जाए, क्योंकि वो तो हमें जाहिर सी बात है फैसिलिटेट करता है और हमें रिकमेंड करता है कहीं और। तो समझने की बात है कि जैसे हम उन बच्चों को कहीं नहीं जाने देंगे, तो ये तो फिर भी फर्म है क्या उस क्लाइंट को कहीं जाने देगी? सर कभी नहीं जाने देगी, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू उस पर बेस करता है। अगर वो चला गया तो कंपनी, जो हमारी फर्म है, उसके हो सकता है एक्सपेंसेस के मसले आ जाएं, क्योंकि आधी सैलरीज तो वहाँ से निकल रही होंगी। तो इसलिए कहा गया, समझिएगा, इसलिए कहा गया कि अगर एक फर्म है और उसका एक सिग्निफिकेंट, यानी फॉर एग्जांपल उस फर्म के कोई 50 क्लाइंट है, 50 में से एक सिग्निफिकेंट क्लाइंट है, तो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू तो एक क्लाइंट दे रहा है ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे हमेशा उसको खोने का एक डर लगा रहेगा? और जो वो खोने का जो डर लगा रहेगा वो कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा होगा कि भाई यार अगर ये चला गया तो हमारा बिजनेस गया, हमारी फर्म गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं एक एक प्रेशर में रहूँगा? मेरा अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट सेट रहेगा कि भाई हाँ, कि यार मेरा पर्सनल मफाद है कि अगर चला गया तो हमारे फर्म के लग सकते हैं। तो सोचने की बात यह है कि तो क्या इस थ्रेड की सिग्निफिकेंस को भी इवेल्युएट करें कि ये थ्रेड सिग्निफिकेंट कब होगा। आईएनजी देखते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन, मैंने आपको फिर क्या दिया था, प्रेशर और आपका अपना पर्सनल मफाद। टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके पास कितने हैं? चलो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक क्लाइंट से 15% का रेवेन्यू है, सही है जी, तो भाई आपके पास हो सकता है ऐसे बकाया भी क्लाइंट्स है, तो आई डोंट थिंक कि फिर ये सेट सिग्निफिकेंट होगा। सही है जी। दूसरा देखें, नंबर ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको ऑडिट भी सर्विस दे रहे हैं, रिव्यू भी सर्विस दे रहे हैं, टैक्सेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, सही जी, व्हाट्स एवर एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं, इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि अलग है। अच्छा, तो यानी ये सब मिल मिला के एक रेवेन्यू कंप्राइज करता है ना एक क्लाइंट से, यानी आपने इतनी इतनी सर्विसेज दी हैं। अच्छा जी, फिर वो कहता ये है कि फीस चार्ज फ्रॉम अदर क्लाइंट, यानी वो कह ये रहा है कि भाई अगर आपको इस थ्रेड की सिग्निफिकेंस को समझना है तो आप पहले ये देख लें कि आपके पास बकाया कितने क्लाइंट्स हैं, आप इस क्लाइंट को कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, और आखिरी चीज़ कि अगर आप जो बाकी जो आपके क्लाइंट्स हैं उनसे कितनी फीस चार्ज करते हैं, अगर बाकी क्लाइंट से भी इतनी फीस चार्ज करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस थ्रेड विल बी सिग्निफिकेंट। थ्रेड होगा बट ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आगे सुनिएगा, सेफगार्ड कैसा दिमाग लगाते हैं। सेफगार्ड ये है कि अगर, पहली चीज़ पहली चीज़ तो ये है कि भाई अगर मेरे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स कम है तो मैं कोशिश करूं कि अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को क्या करूं, इंक्रीज कर दूं, और इसी नौयत के जो जाइंट क्लाइंट्स हैं वो लेके आऊं, ताकि मेरी एक के ऊपर डिपेंडेंस क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, और मेरे दिमाग से ये डर निकल जाए, ताकि मैं किसी के प्रेशर में आके अपनी ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर ना कर दूं। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, या तो मैं जो उसको सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, देखो ये तो सजेशंस दिए ना, तुम बोलोगे ये तो बेवकूफ़ी है ना कि मैं अपनी सर्विसेज को कम कर दूँ। भाई देखो, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया ना, अंग्रेज़ तो भाई बोलते हैं हम तो ऑब्जेक्टिव हैं, सही जी, हम तो बाय प्रिंसिपल बाय रूल चलेंगे। पर अगर तुम बिजनेसमैन बन के सोचो, तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर मैं बिजनेसमैन बन के सोचूं, तो बीइंग अ बिजनेसमैन क्या कभी भी मैं अपनी सर्विसेज को कम करूंगा? वो कहता ही है कि भाई दूसरे केस में कि अपनी सर्विसेज को आप रिड्यूस कर दें, और अगर सर्विसेज को रिड्यूस करेंगे तो सीधी सी बात है उससे आने वाला रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब उससे आने वाला रेवेन्यू कम हो जाएगा तो आपका थ्रेड भी एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाएगा। देखते हैं जी, रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लाइंट्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी। ये मैंने दोनों बातें बता दी हैं आपको। अपॉइंट अ रिव्यू, यानी आपने देखा होगा हर एक चुरंगी में रिव्यू अपॉइंट करके अपने काम को क्या करा दो, रिव्यू करा दो, ताकि अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हुई थी तो वो सामने आ जाए। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद सर, केस नंबर 12, टेम्पररी स्टाफ सर्विसेज। अब देखो दो बातें हैं, पहले ये बात सुकून से समझना है। चलो तीन बातों को कंपेयर करते हैं ना। पहले सिखाया था कि यहाँ का बंदा वहाँ चला जाए, पर यहाँ का बंदा वहाँ पे जॉब के लिए चला जाए। दूसरा क्या सिखाया था, यहाँ के बंदे को वहाँ से ऑफर आ जाए। ये दूसरा केस है। तीसरा केस ये है कि बाज़ औक़ात फर्म्स के पास, जो ऑडिट फर्म्स हैं उसके पास कंपनीज आती हैं, वो बोलती हैं यार मैं अगर एक बंदा परमानेंट हायर करूँ, सही है, तो मुझे उसको सैलरी तब तक देनी पड़ेगी जब तक वो नशे ही छोड़ के नहीं जाता। सही है। फिर अगर कोई फॉर एग्जांपल फाइनेंस में कोई उनके डिपार्टमेंट में काम आता है, सही है ये भाई, अगर फॉर एग्जांपल हमें सेल्स लेजर या फिक्स एसेट रजिस्टर सेट करना है, तो ऑडिट में जो ये जूनियर्स होते हैं या थोड़े से जूनियर से ऊपर एसोसिएट 2 हो जाते हैं या सीनियर 1 हो जाते हैं, सही है, तो फिर तो सुपरवाइजर S1 S2 S3
असिस्टेंट मैनेजर 1 2, फिर मैनेजर जाके आता है, फिर सीनियर मैनेजर, फिर डायरेक्टर, ऐसी ऐसी हायरार्की आपकी। तो होता ही है कि क्लाइंट फर्म को बोलता है यार हम आपको ना पैसे दे रहे हैं, आप अपना कोई अच्छा सा स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं, क्वालिफाइड स्टाफ के तो पार्टनर बोलेगा ला भाई 2 लाख रुपए दे, तो वो बोलेगा मैं अपना ही नहीं अपॉइंट कर लूँ तेरे को 2 लाख रुपए दूँ। पर फर्क तब भी, तो फर्क तो तब भी है कि भाई यहाँ पे जो क्वालिफाइड होगा वो जो बाहर से हायर करेगा फर्क होगा ना, क्योंकि प्रोफेशनल फर्म का बंदा है वो। सही जी बात समझे इस बात को, इसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा फर्म वाले को रेदर देन इंडस्ट्री वाले को। अब समझने की बात यह है कि क्लाइंट्स क्या करते हैं कि भाई कोई अगर टेम्पररी काम के लिए बंदा चाहिए होता है ना, तो वो पार्टनर को बोलते हैं कि यार अपनी टीम में से या अपनी फर्म में से कोई जूनियर लेवल का बंदा जो कि मॉडरेट लेवल पे हो, सही है जी, वो हमें सेकॉन्ड कर दें, यानी लैंड कर दें या हमें दे दें। तो वो बोलेगा मेरा एम्प्लॉय का पैसे हैं जो तेरे को दे दूँ उठा के। तो समझने की बात ये है कि तो क्लाइंट सामने से कहेगा भाई हम आपको पैसे देंगे ना, हम आपको पैसे देंगे। तो होता ही है कि जूनियर हमारे टुच्चे की जो स्टाइपेंड होती है वो 14,000 रुपये, पार्टनर उनसे चार्ज करता है 40,000 रुपये। क्लाइंट का भी फ़ायदा, पार्टनर का भी फ़ायदा, तुम्हारा कुछ भी नहीं। हाँ, तुम्हें सिर्फ ये है कि तुम्हारी सीवी पे एक नाम आ जाएगा कि हाँ मैंने इस कंपनी का फिक्स एसेट रजिस्टर बनाया था। तो समझने की बात यह है कि टेम्परेली यहाँ से बंदा हमने वहाँ भेजा, देखो ये जॉब नहीं है, हाँ, ये टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट है। अब आप मुझे बताएं, टेम्परली जब ये बंदा वहाँ गया है या ये जो जूनियर्स है वहाँ गए हैं, तो वहाँ का ये काम करेंगे, वहाँ का ये काम करेंगे तो वहाँ पे दोस्ती यारी होगी। दोस्ती यारी तो अलग, तो दोस्ती यारी को मैं क्या कहता हूँ, कौन सा थ्रेट है सर, फैमिलियरिटी थ्रेट है। और जब वहाँ जाके ये नशेई जो काम करेंगे और फिर वापस आके उसी कंपनी का ऑडिट करेंगे, तो एक थ्रेट क्रिएट होगा जिसका नाम क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो मुझे एक बात बताओ, तो आपको नहीं लगता कि टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट से दो तरीके के थ्रेट आ रहे हैं, एक आ रहा है फैमिलियरिटी थ्रेट और दूसरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो सर देखते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर। सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी, और एक और चीज़ आ रही है एडवोकेसी थ्रेट, बता देता हूँ कैसे, समझिएगा। भाई अगर एक बंदा वहाँ पे जाके फिक्स एसेट रजिस्टर बना रहा है, सही है जी, तो पार्टनर को आके वो क्या बोलेगा, सर ऐसा एफआईआर बनाया है कहीं किसी और का नहीं होगा, तो वो बोलेगा कि लाइनें अलग लगाई थी तूने या डेप्रिसिएशन अलग तरीके से निकाला है। भाई जैसे एफआईआर सबका बनता है वैसे बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसा वीआईपी काम किया है। यानी आप एक बात समझें, फर्म इस क्लाइंट के जो काम किया है उसको इस लेवल पे ले जाएगी, बोलेगी यार हमने काम किया, बेहतरीन काम किया, यानी याद आ रहा है एडवोकेसी थ्रेड में, यानी आप क्लाइंट के किसी काम को अच्छा प्रेजेंट करें, खुद प्रेजेंट करें और बाद में उसी को चेक करें, तो क्या आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर नहीं हो जाएगी। यानी पहले आप कह रहे हैं कि हमने ये काम किया है, ऐसा वीआईपी काम किया है। एडवोकेसी थ्रेड का मतलब क्या था, एडवोकेसी क्या था कि क्लाइंट की पोजीशन को इस लेवल पे ले जाओ कि बाद में आप ही की ऑब्जेक्टिविटी क्या हो जाए, इंपेयर हो जाए। तो समझने की बात ये कि जो मैं काम करके आया हूँ उसकी वडाई भी तो मैं करूँगा ना, उसकी शोषा भी तो मैं ही करूँगा ना, और बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि वो गलत है, कभी नहीं कह सकता। इसलिए एक और कौन सा थ्रेड आ गया सर, एडवोकेसी थ्रेड। सुनिएगा, सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करेगी, पोजीशन इन द फर्म के, अगर यहाँ से बंदा वहाँ गया और काम करके वापस आया तो वो क्या जूनियर है, मैनेजर है, एएम है, कौन है। इसके बाद पोजीशन एट क्लाइंट के, वहाँ पे किस काम के लिए गया था, क्या सिर्फ पंचिंग वंचिंग के लिए गया था या फिर सिग्निफिकेंट काम करके आया। तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी, ये बताएंगी कि भाई आपका लेवल ऑफ थ्रेट सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। इसके बाद सेफ गार्ड्स क्या होंगे, ज़रा सोचें, बहुत ही मतलब दिमाग लगा अपना। मैं मुझे तो सिंपल लगता है ना, सिंपली ये लगता है कि आप तो उस बंदे को टीम से ही हटा दें, ऐसा ही है ना, बंदे को क्या करें, टीम से ही हटा दें। दूसरी चीज़, उस बंदे के काम को रिव्यू करवा दें। मतलब ये तो बेसिक बेसिक है जो इंसानी दिमाग कहता है यार ये तो होना ही चाहिए ना। बात क्लियर है, अच्छा जी। कंडक्टिंग एन एडिशनल रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द लोन पर्सनल, यानी भाई कह ये रहा है कि भाई उसके काम का क्या करें, रिव्यू करवा दें। नॉट इंक्लूडिंग द लोन पर्सनल एज एन ऑडिट टीम मेंबर, बोले उसको ऑडिट टीम का पार्ट ही नहीं बनाना। नॉट गिविंग द लोन पर्सनल से, देखो कह रहा है ऑडिट टीम का पार्ट बनाना है, मस्ती है, तो फिर उसको उस एरिया में नहीं डालना। एरिया का मतलब समझे भाई, अगर उसने पीपी पे काम किया था तो उसको कोई और हेड दे दो, उससे सेल्स वेरीफाई करा लो। तो क्या सेल्स और पीपी का कोई ताल्लुक है, नहीं है सर, कोई ताल्लुक नहीं है। तो समझने की बात यह है कि जो एरिया में वो काम करके आया, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर वो एचआर की पॉलिसीज बना के आया है, सही है ना, या सैलरी कैलकुलेशन करके आया, तो क्या मैं उसको सैलरी कैलकुलेशन दे सकता हूँ काम करने के लिए, नहीं, वो बोलेगा भाई मैंने तो बिल्कुल सही बनाई है। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर ये बच्चा जो वहाँ पे काम करके आया वो सैलरी का काम करके आया है, तो सैलरी वाले हेड उसको नहीं देना, उसको क्या दे देना भाई, पीपी दे देना, सेल्स दे देना, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे देना।
समझने की बात यह है कि आप इस तरीके से सेफगार्ड्स को अप्लाई करके अपने रिस्क को अप्रोप्रिएट लेवल पे ला सकते हैं। प्रोवाइडिंग सच असिस्टेंस ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि ये असिस्टेंस सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए अलाउड है। ये असिस्टेंस जो है सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए अलाउड है, ऐसे नहीं कि मतलब आपने 2-3 सालों के लिए रहने दिया उसको। बात क्लियर है जी? ओके। नॉट अज्यूमिंग द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप यहाँ से वहाँ पे बंदा लैंड कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ अपने भेजे में डालनी है, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर यहाँ से वहाँ बंदा जा रहा है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आप सिर्फ डेटा पंचिंग करेंगे, आप सिर्फ डेटा पंचिंग करेंगे और आप मैनेजमेंट की कोई भी जिम्मेदारी अज्यूम नहीं करेंगे, यानी वहाँ पे जजमेंट की कैसे फिक्स एसेट बनाना है। सुनिएगा, देखो फिक्स एसेट कैसे बनना है, क्या क्या उसमें चीज़ें आएंगी वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, वो उसकी जिम्मेदारी। आप सिर्फ उसमें क्या करेंगे, पंचिंग करेंगे। तो वो कह ही रहा है कि आप कभी भी मैनेजमेंट की तरफ से ये नहीं कहना कि हाँ भाई हम जिम्मेदारी अज्यूम करें, क्योंकि आपने जिम्मेदारी अज्यूम कर ली तो फिर ऑडिट ही नहीं कर सकते, क्योंकि याद करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। तो वो यही कह रहा है कि नॉट अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑडिट क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज। ऐसा नहीं हो कि आपके हवाले कर दिया और बोलो भाई जो करना है करो, नहीं। डायरेक्शन सुपरविजन किसकी होगी, क्लाइंट की होगी। आप सिर्फ क्या करेंगे, वो जो कहेगा उसको करके दे देंगे, दैट्स इट। अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। बात क्लियर है? ओके जी। इसके बाद केस नंबर 13, लॉन्ग एसोसिएशन। सर नाम से ही पता लगता है कि लंबे अच्छे ताल्लुकात। सही है जी। भाई अगर आप क्लास में ही किसी के साथ बैठते हैं 10 मिनट के लिए, अगर वो लड़का हो तो अलग बात है, लड़की हो तो अलग बात है। सही है जी। लड़की के साथ तो तुम 2 मिनट बैठ जाओ तो तुम बोलोगे देयर हैज़ बीन माई लॉन्ग एसोसिएशन। सही है जी। तुम बोलोगे वीआईपी, तुम तो उसकी तरफ मतलब ऐसे हो जाओगे कि जो बोलेगी कर लूंगा मैं। सही है जी। बिस्किट भी लेने जाओगे, केएफसी भी जाओगे, या फिर पैदल जाते हो ना पेट्रोल से, वो उतर के लेके आते हो। सही है जी, वो तो अपनी जगह अपनी बात है। पर समझने की बात यह है कि लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब यह है कि भाई आपके ताल्लुकात इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप सामने वाले की बात मानने के लिए उसके ओपिनियंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही है जी। ओके। अब थ्रेड क्या है सर? थ्रेड ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है। अब जैसे मैंने आपको वो बंदी वाली बात बताया, अगर लड़की है तो आपका अपना पर्सनल मफाद है, हो सकता है शादी हो जाए। सही है जी। और अगर सिर्फ दोस्ती की हद तक है तो फिर वो क्या भाई, वो फैमिलियरिटी थ्रेड यानी जान पहचान वाला थ्रेड। आगे सुनिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड किस पे मैटर करेगा? डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन सिंस ही हैज बीन ऑडिटिंग द क्लाइंट। अच्छा भाई, इस थ्रेड की सिग्निफिकेंस किस पे मैटर करेगी कि भाई कितना टाइम हो गया। अगर 1 साल हो गया तो 1 साल तो नॉर्मल चीज़ है यार, 1 साल इज मतलब नॉट अ सिग्निफिकेंट स्पैन ऑफ टाइम। अगर एक ही बंदा 7 ईयर्स से ऑडिट करता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं कुछ क्लाइंट्स के ऑडिट लेट से कोई 4-4 साल से भी कर रहा हूँ, मेरी भी दोस्ती आ रही है वहाँ पे। सही है जी। तो ये थ्रेड तो है ना कि भाई मैं सामने वाले की बात मान लूंगा। कभी तो कॉल भी आती है कि यार आकाश यार ये देख ले यार, नहीं कर ऐसा यार, एनुअल पे देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भाई डिपेंड करता है ना। तो इसी के लिए तो हम जब लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट करते हैं तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी होता है, जो मेरे काम का भी क्या करता है, रिव्यू करता है। तो समझने की बात यह है कि ये थ्रेड तो क्रिएट होता है अगर आपकी कौन सी एसोसिएशन हो सर, लॉन्ग एसोसिएशन हो। फिर कहता है पोजीशन एट क्लाइंट। अगर यहाँ का जो जूनियर है और वहाँ पे किसी से मतलब लॉन्ग एसोसिएशन है, यानी बार बार ऑडिट कर रहा है, तो डजेंट मैटर, कोई मसले वाली बात नहीं है। पोजीशन एंड फर्म, सुनिएगा मेरी बात, कि यहाँ पे बंदे की क्या पोजीशन है, वहां पे बंदे की क्या पोजीशन है, दोनों मैटर करता है। अब यहाँ के जूनियर की वहां के पीएन से दोस्ती तो क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता ना भाई। तो समझने की बात यह है कि दोनों की पोजीशंस क्या है। अच्छा, अब यहाँ के मैनेजर की वहां के सीएफओ से दोस्ती है तो फिर एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। सेफगार्ड्स क्या है सर? उस बंदे को टीम से हटा दो, उसके लिए एडिशनल रिव्यूअर अपॉइंट कर लो, और परफॉर्म रेगुलर इंडिपेंडेंट इंटरनल एक्सटर्नल क्यूसीआर ऑफ द एंगेजमेंट। जाहिर सी बात है, आपका अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी है तो वो एक अलग पार्टनर होता है, तो वो अलग से हमारे काम को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। अच्छा ही सर, केस नंबर 14, बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट। अच्छा सर, ये क्या सीन हो गया बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट? पहले पहले भी ऐसा केस किया, जरा मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले सीन क्या था, समझिएगा। पहले सीन ये था कि आप क्लाइंट से कोई सर्विसेज बाय कर रहे थे, क्लाइंट से कोई सर्विसेज बाय कर रहे थे, बात समझिएगा। अच्छा जी, अब सीन क्या है कि यहाँ के बंदे का कोई बिजनेस रिलेशनशिप है वहाँ से। सही जी। यानी आप कोई बिजनेस करते हैं और वो आपसे खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? क्लाइंट खरीद रहा है। यानी समझने की बात यह है कि मैं मैनेजर हूँ, सही है, और मेरा कार का बिजनेस है, जो कि असल में नहीं है,
अगर मेरा कार बेचने का बिजनेस है तो हो सकता है वहाँ के जो कंपनी है वो कार मेरे शोरूम से खरीदती हो। तो आपको नहीं लगता बीइंग अ मैनेजर मेरी सेल्फ इंटरेस्ट साइड आएगा, बोलेगा यार तेरे को इतना बिजनेस देते हैं तो हमारे लिए ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करवा सकता? हम बोलेंगे बिल्कुल करा सकते हैं भाई, हमारा बिजनेस है, हमारा पैसा पहले। अच्छा जी, इधर थ्रेट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन। सर इंटिमिडेशन कैसे है? सामने वाला बोलेगा बेटा अगर तूने ये नहीं किया तो अगली बार भूल जाना कि हम आपसे बिजनेस करेंगे। तो सर सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस किस पे बेस करेगी? पोजीशन ऑफ बोथ पार्टीज, मैग्नीट्यूड ऑफ द बिजनेस। अगर वन ऑफ ट्रांजेक्शन हुई है तो चलता है, सही है जी। बट हाँ, अगर रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन होती है तो दिस कैन बी अ सीरियस इशू। सेफगार्ड्स क्या होंगे सर? इन केस ऑफ इंडिविजुअल, रिमूव द इंडिविजुअल फ्रॉम द एंगेजमेंट, review his work by the another chartered accountant. In case of the firm, withdraw because no amount of safeguard can reduce the threat to an acceptable level। यानी अगर ये फर्म काम कर रही है तो मुझे एक बात बताना, फर्म ही रिप्लेस होगी ना, बंदा तो रिप्लेस नहीं हो सकता। तो अगर फर्म के सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप है किससे? क्लाइंट से, तो आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन अगर ज़्यादा है तो आप की फर्म उसको ऑडिट नहीं कर सकती। रीजन बीइंग भाई जैसे बंदे को रिप्लेस करते हो तो अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है फर्म के लिए? फर्म रिप्लेस होगी, उसके लिए इसके अलावा कोई सेफगार्ड नहीं है, तो आप इस केस में ऑडिट नहीं कर सकते। चलें जी सर, केस 15, फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप। सर ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आपको पता ही है कि सर अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फर्म में पार्टनर की वाइफ वहाँ पे डायरेक्टर है तो सर दिस कैन बी अ सिग्निफिकेंट सेट। यहाँ पे मैनेजर है और वहाँ पे उसकी वाइफ सीएफओ है तो सर दिस कैन ऑल्सो बी अ सिग्निफिकेंट सेट। तो समझने की बात यह है कि भाई अगर आपके फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप होंगे तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट सेट आएगा, फैमिलियरिटी सेट आएगा, और अगर बीवी हुई तो धमकी भी आएगी, इंटिमिडेशन सेट। ऐसा ही है जी, देखिए तीनों यही आ गए। इसके बाद सिग्निफिकेंस किस पे बेस करेगी सर? पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल, वही वाली बातें हैं यार सारी कि यहाँ पे पोजीशन क्या है, वहाँ पे पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें। नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, अगर भाई कज़न है तो मैं क्या करूँगा? कज़न से शादी होने वाली है तो फिर पता सिग्निफिकेंट मैटर है ये, सही है जी। जैसे हम जैसे लोग हैं, मतलब जिसको कोई नहीं मिलती उसको मामू की बेटी मिलती है, ऐसा ही है। चलें जी, सेफ restructure the responsibilities so that the auditor is not given the responsibilities of the area in which his relative is working। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो सीएफओ है हमारी बेगम वहाँ पे, तो भाई मैं तो कुछ भी एरिया कर लूँ, सीएफओ के अंडर तो सब होता है ना। अब फॉर एग्जांपल हमारी वाइफ वहाँ पे किसी एक डिपार्टमेंट में है, पेरोल के डिपार्टमेंट में, तो सीधी सी बात है भाई जो यहाँ पे बंदा है उसको पेरोल का काम नहीं देना, बाकी काम दे दो। पेरोल का काम किसी और को दे देना ताकि उसकी ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर ना हो। अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट रिव्यू, क्योंकि देखो इस पे एक एग्जांपल देता हूँ ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई सैलरीज में गलती निकाल दी, सही है जी, और तुमने निकाली है तो फिर घर जाके तुम्हें बोलेगी वो कि भाई अच्छा भाई गलती निकालने को तुम्हें पूरी कंपनी में यही हेड मिला था, तो उस पर फड्डे हो जाएंगे। तो क्या ये फिर एक एक फैमिलियरिटी साइड आ जाएगा? यस सर बिल्कुल आ जाएगा। अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर टू रिव्यू द वर्क डन बाय द ऑडिट टीम मेंबर, ये तो वो खानदानी वो है हमारे पास कि भाई दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवा लो, रिव्यू करवा लो। अगर रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है तो उस बंदे को क्या करो? रिमूव कर दो टीम से, क्योंकि जो फाइनेंस मैनेजर है, फॉर एग्जांपल अगर ऑडिट मैनेजर हूँ मैं, तो मैं सिर्फ एक हेड थोड़ी ना देखूंगा, मैं तो पूरा ऑडिट देखूंगा ना। तो अगर मैं पूरा ऑडिट देखूंगा और हमारी वाइफ वहाँ पे सीएफओ हैं तो सीधी सी बात है फिर ये मतलब एक ही काम हो सकता है कि मुझे रिप्लेस करके किसी और मैनेजर को अपॉइंट किया जाए। केस नंबर 16, थ्रेट ऑफ लिटिगेशन ऑन फर्म्स इंडिविजुअल। यानी सामने वाला क्लाइंट, जैसे ये तो नाम से ही लगता है कि आपको इंटिमिडेट यानी धमकी दी जा रही है। अच्छा भाई, सामने वाला आपको बंदा कह रहा है कि भाई मैं आप पे केस कर दूंगा, या कोई पर्सनल रीजन की वजह से क्लाइंट का या इसका जो है, समझिएगा मेरी बात, क्लाइंट का और इसका कोई पंगा चल रहा है तो अपने पर्सनल लेवल पे उसने कोई केस किया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ कि टसल के अंदर सामने वाला धमकी देगा, समझिएगा फर्म्स के इंडिविजुअल को, तो क्या वो धमकी में आके ऐसा हो सकता है अपनी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर करे? यस सर। इसके बाद इंटीमेशन सेट है, सिंपल ही है। सिग्निफिकेंस, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, टीन्योर ऑफ केस, यानी कितने टाइम से ये केस चल रहा है। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर जूनियर पे केस है तो आप क्या करेंगे? सोच के बताएं, क्या करेंगे? तो उस बंदे को क्या करना है? कटा देना। अगर पार्टनर से ये मसला चल रहा है दैट मीन्स कि देयर कैन बी अ सिवियर इशू, तो अब ये हम ऑडिट नहीं कर सकते उस केस में। सेफगार्ड्स क्या होंगे सर? रिमूव फ्रॉम द एंगेजमेंट में रिमूवल नॉट पॉसिबल, रीस्ट्रक्चर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस बंदे को क्या करें? चेंज कर दें। अपॉइंट अ रिव्यूअर, मैं फिर बता दूं अगर पार्टनर लेवल पे है तो फिर वो पार्टनर ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि अपना पर्सनल मफाद आ जाएगा उसके अंदर। केस 17, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। याद रखें
इससे पहले क्या किया था हमने, जो यहाँ से वहाँ बंदे भेजे थे, मैं लिंकेज इसलिए कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हो। पहले वाले केस में बच्चों जो यहाँ से वहाँ पे बंदे भेजे थे, वो टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट था। क्या था वो? टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट, नहीं, कुछ टाइम के लिए बंदे भेजे थे। पहली चीज़ ये हो गई। ये क्या है? ये वो केस है कि मैं वहां पे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, यानी उनके एफएस बना रहा हूँ, पर अभी भी मैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं कर रहा। नहीं, मैनेजमेंट ने पता है क्या क्या, समझिएगा, मेरे पे दोनों में फर्क बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं होना जिंदगी में। देखो, एक तो ये है ना कि ट्रायल बैलेंस में पंचिंग भी मैं करूँ, उससे फिगर्स जो आ रही हैं, प्रोविजन भी मैं कैलकुलेट करूँ, सब मैं बताऊँ, प्रोविजन 5% होना चाहिए। इस चीज़ को क्या कहते हैं? अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि मैनेजमेंट तुम्हें ट्रायल बैलेंस बना के दे दे और बोले बताओ इसको एफएस में, एसेट में, लायबिलिटीज में डालना है, और तुम्हें मैपिंग करके दे दो, तुम्हें बोले बस बना दो, यानी तुमने सिर्फ एफएस बनाए, तुमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, तुमने 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 उसकी मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं की। देखो, मैं फर्क बता रहा हूँ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करने का मतलब क्या है कि सेल्स का रजिस्टर, सेल्स की रिकॉर्डिंग भी तुमने की हो, फिर वो सेल्स के ऊपर जो रिसीवेबल है उसका प्रोविजन भी तुमने किया हो, ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो, तो तुम अज्यूम कर रहे हो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। या दूसरा काम तो ये है ना कि तुम्हें ट्रायल बैलेंस दे दे और बोले कि भाई ये एसेट्स हैं, ये यहाँ यहाँ जाएंगे, यानी इसने बोला कि भाई ये नॉन करंट एसेट्स में जाएगा, ये करंट एसेट्स में जाएगा, ये पीएनएल में यहाँ जाएगा, तुम सिर्फ उसको बना के दे रहे हो। तो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बट नॉट अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इससे पहले जो लोन स्टाफ गया था, सही है जी, वो कोई स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहा था। यहाँ पे आप पूरे फाइनेंशियल्स बना के दे रहे हैं। अब देखें, थ्रेड सेल्स यूज, ऐसी बात है, वापस आप ही उसको रिव्यू करेंगे। नेचर ऑफ सर्विसेज, वेदर इट इन्वॉल्व्स एस्टीमेट, जजमेंट और अनसर्टेनिटी, अगर एस्टीमेट्स और जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। ये थ्रेड क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि उस केस में आप क्या अज्यूम कर रहे होंगे? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा जी, अब वो कहता ही है कि जब लिस्टेड कंपनी का मंजन है, तो लिस्टेड कंपनीज के केस में आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जो सर्विसेज है वो नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर समझिए बात, तो आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। तो और जिस बंदे ने फाइनेंशियल्स बनाया उस बंदे को निकाल के साइड में कर दें, उसकी जगह दूसरा बंदा ले आए। बात क्लियर है जी? तो समझने की बात ये है कि लिस्टेड कंपनीज के केस में इसके लिए कोई सेफगार्ड अवेलेबल नहीं है। इफ रिमूवल इज नॉट पॉसिबल तो क्या करेंगे? अपॉइंट कर लेंगे रिव्यू, यानी उस काम को रिव्यू करने के लिए। तो व्हाट्सोएवर ये जो हमारी लिस्टेड कंपनी है उसके अलावा